हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्न यहां पर हल करेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 में कुल प्रश्न 2 रहेंगे और प्रश्न नंबर 1 में कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें यह बताना है कि जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें मतलब यहां पर समीकरण की पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको पूरा प्रश्नावली 4.1, 2, 3 सभी आप पे बनेगी, लेकिन यहां भी थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं 4.1 के बारे में। देखिए, यहां जो क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपको पहचान करना है द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो हमने जब बहुपद पढ़ा था तो बहुपद में आपने एक द्विघात बहुपद पढ़ा था जिसका मानक रूप था ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्या था? द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद में आपने ये पढ़ा था कि भाई यहां पर चर कितने हैं? एक कोई चर है, चाहे वो x हो या y हो या z हो या t हो, कोई भी अल्फाबेट्स आपके चर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि जो घात रहेगी चर की, अधिकतम घात, वो कितने की रहेगी? 2 की रहेगी। यही चीज आपने पढ़ी थी द्विघात बहुपद में। अब यदि इसी द्विघात बहुपद में आप इसको क्या बोल रहे थे? px बोल रहे थे, है ना। यदि x का x चर में एक बहुपद है तो आप इसको क्या बोल रहे थे? px, पॉलिनोमियल ऑफ x। अब यदि इस px को आप किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर कर दें। मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपने क्या लिख दिया? 0। तो ये इक्वल क्या है? समता का निशान है और बराबर में आपने 0 लिख दिया, मतलब आप यहां पर राइट हैंड साइड भी लेकर आ गए। तो ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का निशान मतलब कि समता का निशान, और राइट हैंड साइड इसको क्या बना रहे हैं? अब समीकरण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इसको समीकरण बना रहे हैं। तो समीकरण में शर्त क्या हो गई? यदि द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है, या आप इसको क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण बोल रहे हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, तो यहां पर जो x की सबसे बड़ी घात है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 से कम होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। यदि 2 से कम है, 1 है, तो फिर वो रैखिक कहलाएगा। केवल अचर है तो वो अचर बहुपद कहलाएगा। यदि 3 की घात हो गई तो त्रिघात कहलाएगा। इसलिए हमें कंडीशन ये है कि इस a का मान जो है, ये a यदि 0 नहीं है ना, यदि a 0 नहीं है तो ये पद 0 नहीं होगा, और यदि ये पद 0 नहीं होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। मतलब कि द्विघात समीकरण कौन है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मलाइज फॉर्म है द्विघात समीकरण का, जिसमें शर्त ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि सपोज करें ये bx वाला टर्म और c ये टर्म 0 हो गया और केवल लिखा हुआ है ax², या एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 3x², तो ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्योंकि हमने शर्त क्या रखी है? केवल एक शर्त रखी है कि वहां जो कोफिशिएंट, जो गुणांक है किसका? x² का, वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 हो गया तो ये पद क्या हो जाएगा? x² का पद 0 हो जाएगा, और x² का पद यदि 0 हो गया तो फिर आपका वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए, यही अपन को जो क्वेश्चन आपके हैं उनमें आपको लगाना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जांच करना है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो x प्लस 1 में यहां पर यदि हम a प्लस v का स्क्वायर लगाएं, सर्वसमी का आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, यही होता है ना। चलिए, तो यहां पे लगाएं 1, ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2, a की जगह x हो जाएगा और 1 b की जगह हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखा है? 2, और कोष्टक में क्या है? x माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 2 का x में मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस की जगह माइनस, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6। अब ये इसको सेट करते हैं, x², 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x, और 1 में करेंगे तब भी 2x। इक्वल टू में क्या लिखा है? 2x माइनस 6। चलिए, आप देखें 2x LHS में भी है, 2x RHS में भी है, सेम है। यदि हम पक्षांतर करेंगे तो 2x में से 2x घट के 0 हो जाएगा, तो हम यही इसको कैंसिल कर देते हैं। 2x और 2x घट गए, 0 हो गया। यहां हो गया x², ये माइनस का 6 है, जब पक्षांतर करेंगे तो यहां आ जाएगा प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7 इक्वल टू में 0। आप देख पा रहे हैं यहां हमारी शर्त क्या थी? हमारी ये शर्त थी कि जो
ए है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक में लिखा हुआ अंक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां जीरो नहीं है, क्या है, 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, है तो आपको द्विघात समीकरण है लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा गया, इक्वल में क्या है, -2 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो -2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, है ना, और 2 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x। चलिए पक्षांतर करें, एक्स स्क्वायर ये -2x है, इस RHS में क्या लिखा हुआ है, +2x। जब पक्षांतर करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, -2x, तो -6 को जब पक्षांतर करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, +6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक्स स्क्वायर -4x + 6 इक्वल टू में 0। तो यहां पर भी क्या है, ए का मान क्या है, 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः उक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखें इसी का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का। इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कराएं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले फर्स्ट टर्म का इस x का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -2 का, ऐसे ही इस साइड में करेंगे। तो x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया, -2 का x में हुआ तो -2x हो गया, -2 का +1 में हुआ तो -2 हो गया, इक्वल x का x में हुआ तो x स्क्वायर हो गया, x का 3 में हुआ तो 3x हो गया, -1 का x में हुआ तो -x हो गया, और -1 का +3 में हुआ तो -3 हो गया। ठीक है ना, यहां देखें आप एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहां भी प्लस का एक्स स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो गए। अब यहां पर क्या बचा, x में से -2x माइनस होगा तो कितना होगा, -x और -2, 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, लेकिन इसका जब पक्षांतर करेंगे तो इस साइड क्या जाएगा, माइनस का 2x, और क्या बच रहा है, माइनस का 3 बच रहा है, इस साइड आके +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए आप तो यहां आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, या कह सकते हैं x का गुणांक a, यहां कौन क्या हो गया, 0 हो गया। यहां एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब a कौन हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण में या चूंकि समीकरण की घात क्या है, 1 है, अधिकतम घात क्या है, 1 है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि चूंकि समीकरण की घात 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं, एक रैखिक समीकरण है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का वो कौन है, 0। यदि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका गुणांक क्या है, 0 है ना। तो हमने शर्त क्या पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि a 0 है तब वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर भी सेम बेसिक क्वेश्चन है, x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई किया x हो गया, -3 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x हो गया, -3 का +1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू में कौन चलेगा, x का x में मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर, अब हम पक्षांतर करते हैं, एक्स स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये x और माइनस के 6x कितना हो जाएगा, माइनस के 5x हो जाएगा, और ये +5x जब दूसरे पक्ष में जाएंगे तो माइनस के 5x ये भी हो जाएंगे। अब यहां क्या लिखा है, -3, तो -3 तो लिखा रहने देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, -5x कितना हुआ, -10x हुआ, और -3 इक्वल टू में 0। तो हम कैसे देख सकते हैं कि यहां पर द्विघात समीकरण की घात क्या है, 2 है ना। यदि आपको ऐसा लिखना है कि द्विघात समीकरण की घात क्या है, 2 है, अतः यह वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे द्विघात समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 2x का x में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, 2x का सबसे पहले इस x में करेंगे, फिर 2x का फिर इस 3 में करेंगे, है ना। तो 2x का x में हुआ 2x स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस का है 3 तो माइनस,
2x का 3 में किया तो 6x। ऐसे ही फिर -1 का x में करेंगे तो -x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा +3 इक्वल टू x का x में किया तो x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x का -1 में किया तो x प्लस 5 का कराएंगे तो 5x और +5 का -1 में किया तो -5। अब देखिए आप 2x स्क्वायर है और -xx तो -x कितना हो जाएगा -7x +3। यहां पर x स्क्वायर है, माइनस का x और प्लस का 5x घटेंगे, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x -5। चलिए पक्षांतर करते हैं, सारे टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाएं। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर -7x +3, ये प्लस का x स्क्वायर था तो -x स्क्वायर, प्लस का 4x था तो -4x, माइनस का 5 था तो +5। सबके जो साइन है, जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएंगे। अब 2x स्क्वायर है और यहां पर -x स्क्वायर है तो कितना हो गया x स्क्वायर। यहां -7x है और -4x है, -7 और -4 -11x। यहाँ +3 है और यहाँ +5 है तो कितना हो गया प्लस का 8 इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर द्विघात यहाँ पर समीकरण की घात क्या है 2 है, समीकरण की घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में यहां a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब +4 माइनस 2ab मतलब 2 a कौन है x 2x और 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x। चलिए ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गए, दोनों के चिन्ह सेम है और दो अलग अलग पक्षों में लिखिए। ठीक है ना। तो यहां क्या बचा 3x प्लस 1 और जब इस साइड लेके आएंगे -4x को तो प्लस का 4x और प्लस के 4 को तो माइनस का 4 इक्वल टू में क्या हो गया 0। 3x और 4x हो गया 7x और -4 + 1 हो गया -3 इक्वल टू में 0। तो आप यहां देख पा रहे हैं x के ऊपर कितने की घात है 1 की घात है, तो आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, कैसा है रैखिक समीकरण है। तो आप यहां लिख सकते हैं चूंकि समीकरण की घात 1 है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है यह एक रैखिक समीकरण है। चलिए फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है x + 2 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, a + b का क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है ना। a कौन हो जाएगा यहां पर a x हो जाएगा और b कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ + b मतलब 2 का क्यूब 8 + 3a² मतलब x का स्क्वायर और b मतलब 2 + 3a मतलब x और b मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इक्वल में क्या चल रहा था 2x और x² - 1 ये चल रहा है ना इक्वल में। तो 2x का x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएगा माइनस 2x का जब 1 में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको लिखें, ये हो जाएगा x³ + 8 इनका मल्टीप्लाई करा लें, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x इक्वल में क्या चल रहा है 2x³ - 2x। ठीक है ना। चलिए अब इसका हम पक्षांतर कर लें तो x³ + 8 - 6x² + 12x, ये 2x² जब इस साइड आएंगे तो माइनस का 2x³ और माइनस का 2x जब इस साइड आएगा तो प्लस का 2x इक्वल में क्या चलेगा 0। चलिए अब देखें x³ प्लस का है और -2x³, देखिए जोड़ेंगे और घटेंगे वही, एडिशन सब्सट्रैक्शन केवल उन्हीं का होगा जिनकी घातें कैसी हो समान हो। यदि घात 3 के जो यहां पर पद हैं केवल उनमें ही माइनस प्लस होगा। ठीक है ना। x² और x³ आपस में नहीं घटेंगे, अचर पद जो है वो अचर पद के ही साथ घटेगा। ठीक है। यहां पर जोड़ने और घटाने का जो भी प्लस माइनस करने का नियम है वो केवल
समान घातों पर ही अप्लाई होगा। एक्स क्यूब और ये क्या है -2x3, चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत हैं तो घट जाएंगे। -2 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 1, -x³ हो गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर के पद देखें, घटते क्रम में देखना है, पहले क्यूब था, अब हमें क्या देखना है, घटते क्रम में देखना है। तो स्क्वायर वाले पद देखें, एक्स स्क्वायर यहां पर है -6x², तो ये हो जाएगा -6x²। और कौन है, एक्स वाले पद देखें, अब 12x है और ये 2x है, तो कितना हो गया, प्लस का 14x हो गया, तो प्लस का 8 बचा हुआ है, तो बराबर 0। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि x की जो पावर है, यहां पर समीकरण की जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो आप लिख देंगे चूंकि समीकरण की घात 3 है अतः यह वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, एक ही बात है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ये समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, x³ -4x² -x + 1 और इक्वल टू में लिखा हुआ है x - 2 का क्यूब है। यहां पर कितना है, x - 2 का क्यूब। चलिए, तो x - 2 का क्यूब हम वही फॉर्मूला लगा दें, a + b का क्यूब वाला, a³ मतलब x³। आप एक काम कर सकते हैं, आपको यदि माइनस का फॉर्मूला याद नहीं करना है तो आप पूरा प्लस में रख लें, केवल जो b की वैल्यू रखेंगे आप वो काय में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। यहां b की जगह कौन है, -2 है। ठीक है, तो आप मैं देखो यहां पर x³ + y³ मतलब -2 का क्यूब प्लस 3a² मतलब x², b मतलब -2 प्लस 3ab² ये मतलब x और b मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x³ -4x² -x + 1 इक्वल टू में x³ -2 का क्यूब करेंगे, माइनस का क्यूब माइनस होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस प्लस नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस का 3 है और माइनस के 2 है, तो माइनस हो जाएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, x में स्क्वायर करेंगे तो x²। ठीक है, यहां पर माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस बन जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 6x आ गया। चलिए, पक्षांतर ना करके अभी तो अपन देख पा रहे हैं यहां पर भी x³ है और यहां पर भी x³ है, तो ये तो घट के 0 हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए, क्या हो गए, 0 हो गए। यहां पर -4x² है, -x + 1, सभी का पक्षांतर कर दें, माइनस का 8 यहां आके +8 हो जाएगा, माइनस का 6x² यहां पर +6x² हो जाएगा और प्लस का 6x यहां पर आके माइनस का 6x हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो ये घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 2x²। यहां -x है, यहां -6x है तो -7x। 8 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 + 1 9 = 0। आप देख पा रहे हैं यहां पर समीकरण की घात क्या है, 2 है, समीकरण की घात 2 है अतः यह एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या करना है, निरूपित करना है। चलिए, अब जब कभी यहां द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो आपको स्टूडेंट एक चीज बता दूं मैं, आपको यहां पर 2 चर नहीं लेने हैं, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसमें केवल और केवल एक चर होता है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला है एक आयताकार भूखंड है, आप ले लें, एक आयत ले लें। यदि यहां देख लेता हूं मैं शेप में, मुझे एक आध आयत मिल जाता है तो चलिए ठीक है, ये आयत, यहां पर ये क्या है, आयत है, और इन्होंने बोला है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी जो भुजाएं हैं, जो एक लंबाई होगी, लेंथ होगी, और एक चौड़ाई होगी, विड्थ होगी। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर क्यूब है
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम माने कि माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी मान ली हमने, x मान ली। अब यही चौड़ाई क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई से दुगने, तो लंबाई का दुगना से एक अधिक, मतलब एक और ऐड कर दो, ठीक है ना। जो लंबाई है हमने मानी x, और उन्होंने बोला कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से दुगनी, मतलब दोगुना कर दो लंबाई का 2x से एक अधिक, उसमें एक और बढ़ा दो, अधिक है। अब उन्होंने, चलिए अब तो हमारा आ गया लंबाई x और चौड़ाई 2x धर 1। अब हम देखें कि जो क्षेत्रफल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा, आयत है यदि तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही आएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हमारी लंबाई क्या आई है x और चौड़ाई क्या आई है 2x प्लस 1, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 528 के। चलिए अब इसका हम गुणा करें, x का 2x में गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा किया तो x इज इक्वल टू हो गया 528। पक्षांतर करें तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू में 0। अब इसको हल करने के लिए उन्होंने नहीं बोला है, हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना था, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको यदि आपको हल करना है तो आप एक तो मध्य पद को व्यक्त करके कर सकते हैं, और दूसरा आप श्रीधराचार्य का जो मूल ज्ञात करने का, जो रूट फाइंड आउट करने का सूत्र है उससे भी कर सकते हैं। क्या था, x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मध्य पद को व्यक्त करके भी आप कर सकते हैं। चलिए वो हमें यहां पर नहीं करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन आए धनात्मक पूर्णांक और वो भी क्रमागत, आप सोचें कि यदि एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या यदि क्रमागत है तो क्या है वो 4। तो आप सोचें कि यदि मैंने इसको x माना तो ये दूसरी कौन हुई, x प्लस 1 हुई। जब भी क्रमागत संख्याओं की बात आए, जब भी क्या है क्रमागत संख्याओं की बात आए, तो हम एक को x और दूसरी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x है, ठीक है, और बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, क्रमागत बड़ी संख्या, क्रमागत बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक x प्लस 1, क्योंकि एक का अंतर रहेगा, क्रम से है वो संख्या। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम दोनों का गुणनफल कर दें, x और x प्लस 1 का गुणा कर दें हम, तो क्या आएगा 306। तो x का x में गुणा हुआ x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में गुणा हुआ x इक्वल टू में 306 था, माइनस जब पक्षांतर किया तो माइनस 306 इक्वल टू में क्या हो गया 0 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यदि यहां पर फाइंड आउट करना है तो इस मध्य पद को आपको फिर तोड़ना पड़ेगा, मध्य पद को आप तोड़ेंगे तो फिर वहां से आपको x निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी। देखिए हम डिपेंडेंसी देखते हैं कौन किस पर डिपेंड है। रोहन की मां किस पर डिपेंड है, रोहन पर डिपेंड है, तो हम इसलिए सबसे पहले जिस पर डिपेंड है हम उसको x मानते हैं, ठीक है। तो हमने माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, बात कहां चलेंगे हम, वर्तमान आयु बराबर x। तो यदि रोहन की वर्तमान आयु x है तो रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, 26 वर्ष बड़ी है ना। तो यदि उसकी x है तो मां की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, यही होगी। अब उनकी आयु वर्षों का जब हम गुणनफल करते हैं अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात यदि अभी ये काय की बात चल रही थी, वर्तमान की, ये किसकी बात चल रही थी, वर्तमान की। यहां पर हम लिख सकते हैं ये है वर्तमान आयु। कौन सी आयु है, वर्तमान। यदि मैं यहां कहूं 3 वर्ष पश्चात वाली आयु कौन क्या होगी, 3 वर्ष पश्चात, ये तो वर्तमान आयु है x और x प्लस 26 मां की। 3 वर्ष बाद x की आयु क्या हो जाएगी रोहन की, x प्लस 3,
मां की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 थी, तो x प्लस 26 में जब हम 3 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, है ना। चलिए 3 वर्ष बाद की आयु हो गई, x प्लस 3 इसकी, x प्लस 29 इसकी। अब उन्होंने बोला कि इनका गुणनफल 360 है, तो हम तीनों दोनों को गुणनफल कर दें। गुणनफल प्रश्नानुसार लिखते हैं। कैसे करेंगे गुणनफल, x प्लस 3 का गुणा करेंगे x प्लस 29 से, है ना। 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणा करना है और आना किसके बराबर चाहिए, 306 के। वही करेंगे हम। ये तो x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों जो भिन्न पद हैं, अलग अलग वाले पद हैं, उनको जोड़ो, a प्लस बी करो, यहां x लिख दो, प्लस जो भिन्न पद हैं उनका भी गुणा कर दो, ये होता है। तो यहां हम जब फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 को ऐड करेंगे तो 32x प्लस 29 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 नहीं 87 हो जाएगा, है ना। 87 कैसे हुआ, हम सीधा 30 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 या 90 और 29 था, एक कम था तो 3 माइनस कर देते हैं 90 में से, तो 87 इज इक्वल टू 306। चलिए अब हम पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये 306 कैसे हो जाएंगे, माइनस के 306 है और प्लस के 87 इज इक्वल टू 0, माइनस कर दें फिर एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। ये 16 में से 7 जाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे तो 6 और 3 9, फिर या 10 का हो गया 9, 9 में से 8 गए तो 1 और ये हो गया 219 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यही क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। चलिए आप भूलकर भी ऐसा ना करें कि आप इसको रोहन की आयु को x और मां की आयु को y माने, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। द्विघात समीकरण एक ही चर में होता है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि वो एक ही चर में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, मतलब हम देखें कि यदि एक ऐसी दूरी है, कोई 2 स्टेशन के बीच की दूरी होगी, सपोज करें हम, ठीक है, इस टाइप से कोई 2 स्टेशन होंगे, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो अब इन 2 स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस दूरी है वो कितनी दी गई है आपको, 480 किलोमीटर आपको दी गई है। अब एक रेलगाड़ी समान चाल से, चाल मतलब हम जिसको बोलते हैं स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल, अब देखें एक चीज देखें, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब हम बात करते हैं कि भाई आपकी स्पीड क्या है, तो आप कहते हैं, जब आप बात करते हैं स्पीड की तो आप कहते हैं कि हमारी कुछ x किलोमीटर या पर घंटा की स्पीड है। आप लोग जब बोलते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं 50 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना। आप कभी अपना माइलोमीटर देखें, उसमें आप माइलोमीटर में देखेंगे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ होता है, मतलब वो क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड मतलब कि वेलोसिटी बताता है, मतलब कि वेलोसिटी मतलब वेग, वेग मतलब कि चाल, ये सब एक ही नाम है। तो मैं कह सकता हूं चाल बराबर, ये किलोमीटर क्या है, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय, ठीक है, इसको चाल बोलते हैं। जब कभी फिजिक्स की बात करें तो जब हम वेग की बात करते हैं तो दूरी नहीं होता, वहां पे विस्थापन होता है। चलो हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है अभी, हम यहां पर मैथ्स पढ़ रहे हैं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, ठीक है ना। तो पहले उन्होंने बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कितनी कम होती है, तो हम मान लें कि जो पहले चाल थी, ठीक है ना, बराबर कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। पहले चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने बाद में बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा से कम हो जाती है, मतलब बाद में इसकी चाल कितनी है, जो x थी उसमें से क्या घटा दिया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर ये हो गई। तो दूरी को तय करने में समय 3 घंटे अधिक लगता है, 3 घंटे अधिक लगता है। मतलब पहले यदि समय लग रहा था, जो पहले समय लगने वाला समय
माइनस बाद में लगने वाला समय बराबर कितना आएगा 3 घंटा। देखिए यदि पहले समय जितना लग रहा था, बाद में यदि समय जितना लगता, बराबर समय लगता, तो क्या होता अंतर 0। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने माना कि पहले आपको 3 घंटे लगते थे या 6 घंटे लगते थे पहले, बाद में फिर आपको क्या लगे 3 घंटे और लगे, 9 हो गए। तो आप कह सकते हैं कि बाद में, हाँ इसको ऐसा कर लें, इसको उल्टा कर लें, बाद में लगने वाला समय माइनस पहले लगने वाले समय बराबर आ जाएगा 3। इसको अपन उल्टा कर लें, एक सेकेंड। क्योंकि बाद में ज्यादा समय लग रहा है ना, बाद में क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है ना। यदि मैंने कहा देखिए पहले समय लगता था 6 घंटे, बाद में समय लगा 9 घंटे, तो अब जब 3 घंटे का इसमें हमने अंतर बताया है, तो बाद में लगने वाला समय माइनस पहले लगने वाला समय करेंगे तो हमें उत्तर क्या आना चाहिए, 3 घंटा आना चाहिए ना। तो हम लिखते हैं बाद में लगने वाला समय माइनस पहले लगने वाला समय, और ये किसके बराबर होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। चलिए अब समय कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कैसे आ सकता है, दूरी बटे चाल आ सकता है। देखिए यहां पर यदि आप पक्षांतर करें, किसका, समय को यहां लेके जाएं और चाल को यहां लेके आए, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चलिए तो दूरी बाद में भी 480 थी और पहले भी 480 थी। बाद में चाल हमने क्या निकाली, बाद में चाल हमने निकाली x माइनस 8, माइनस दूरी पहले भी 480 थी, लेकिन उस टाइम पे चाल कितनी थी, x थी। हमने लिखा है ना, पहले की चाल x, बाद की चाल x माइनस, इक्वल टू कितना समय है, 3। भाई समय समय की बात हो रही है ना, ये भी समय है, ये भी समय है और बाद में भी समय है। तो समीकरण में एक चीज देखना है, जब दोनों पक्षों में एक ही आपके क्या रहेंगे, राशियां रहेंगी। यदि समय इस साइड है तो सामने भी क्या रहेगा, समय रहेगा। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम जब अलग अलग राशियां हैं तो कैसा हो जाता है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे x का x माइनस 8 से, और ऊपर कैसा कर देंगे, त्रियक गुणा। 480 का x में गुणा हुआ तो 480x माइनस 480 का x माइनस 8 में गुणा हुआ तो 480 का x माइनस 8 इज इक्वल टू हो गया 3। फिर क्या करेंगे, यहां पर इसको परिमेय बना लें, त्रियक गुणा कर दें। 1 का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई संख्या में परिवर्तन तो आना नहीं है। 480 का x का 480 का x में गुणा होगा तो 480x, माइनस 480 का 8 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 गुणा में 8, ठीक है ना, बराबर। जब इसका 3 का इसमें गुणा होगा, जब 3 का गुणा करें तो 3 का x में गुणा हुआ तो 3x, है ना, 3x हो गया, और 3x का x में गुणा हुआ तो 3x स्क्वायर, और 3x का माइनस 8 में गुणा हुआ तो 24x। ये नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, आप चाहें तो और चरण बढ़ाकर इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, 48x में से 48x तो आपके चले गए, प्लस माइनस हो गए, कुछ नहीं बचा। पक्षांतर करें, 3x स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 24x इस साइड आएंगे तो प्लस 24x, और 480 का जब 8 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 8 का शून्य में मल्टीप्लाई हुआ 8 का 8 का 8 में गुणा हुआ तो 64, 4 आपका यहां आ गया यूनिट डिजिट पे, 6 आपका कैरी आ गया, 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32, 32 और 6 38, ठीक है ना, बराबर में कौन हो गया, 0 हो गया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यदि 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग भी दे सकते हैं। यहां जा रहा है क्या, 3 का भाग की शर्त क्या होती है, संख्याओं को जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार अपन देख लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है। ये दूरी थी 480,
40 की x माइनस 8 हुई, ठीक है, माइनस 480 बटे x बराबर 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो x माइनस 8, x का मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो 480x हुआ, 480 का x माइनस 8 में हुआ तो ये बिल्कुल सही है, बराबर 3 बटे 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 480x हो गया माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 480 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ 480 का किया, यहाँ पर 480x माइनस 480x ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3848 आ गया, ठीक है, इक्वल टू में 3x स्क्वायर और यहाँ पर 3x का 8 में गुणा हुआ तो 24x माइनस का हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसका सही है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हमें नहीं करना है क्योंकि हमसे केवल यही पूछा गया था कि हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या करना था, निरूपित करना था। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।